बेटा एक बात बताओ, शुरू कर दो सर। शुरू किया? बेटा मैंने आज आपको बोला था कि बेटा लास्ट क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करेंगे और जहां से क्वेश्चन आने के बेटा बहुत सारे चांसेस हैं, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। और मैं एक बोन का क्लासिफिकेशन बेटा खुद भी आपको बताऊंगा, और जहां से मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस की वैरायटी आपको देने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी ही होगी, लेकिन बेटा उसका सोचने का और पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। सुनो बेटा, इधर देखो, मैंने आपको बेटा एक चैप्टर पढ़ाया था लोकोमोशन मूवमेंट्स, और लास्ट टॉपिक बेटा मैंने आपको कंप्लीट किया जिसका नाम था मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा? अब सुनो एक बात, आज का बेटा मेरा जो टारगेट है वो बेटा सम स्पेशल पॉइंट्स, इस चैप्टर को लेकर बेटा मुझे कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं ताकि आप डिफरेंस अच्छे से समझ पाओ। मैं बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मसल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? मसल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? एक्टिनोमायोसिन। हाँ, बस मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि मत बोलना ये मसल फाइबर नहीं थे, ये मसल फिलामेंट थे। मसल फाइबर बेटा सुनो ना, अभी मसल फाइबर टर्म अलग है और मसल फिलामेंट टर्म अलग है। देखो बेटा, मेरा पहला स्पेशल पॉइंट शुरू होता है, मैं आपको बेवकूफ बनाऊंगा डीपीपी के अंदर और बेटा पेपर के अंदर। मसल फिलामेंट्स ये बेटा एक अलग टर्म है। मसल फिलामेंट भी टू ही होते हैं, उनमें बेटा एक जो फिलामेंट होता है उसका नाम होता है बेटा जी एक्टिन, और दूसरा जो फिलामेंट होता है उसका नाम होता है बेटा कौन? मायोसिन। लेकिन बेटा एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद का बेटा आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर एक टॉपिक और भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, और वो जो टॉपिक है बेटा उसका नाम होता है मसल फाइबर। सुनो बेटा, मैं इस मसल फाइबर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मसल फाइबर क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, कहां पाया जाता है। तो देखो बेटा, मसल फाइबर क्या था आप जानिएगा। मैंने आपको स्केलेटल मसल को पढ़ाया, स्केलेटल मसल में मैंने आपको फेसिकुलाई को बताया, और फेसिकुलाई के अंदर मैंने आपसे बोला था बेटा मसल फाइबर होते हैं। ऊपर बेटा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, अंदर फ्लूइड सार्कोप्लाज्म, अंदर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अंदर बेटा मसल मायोफाइब्रिल। इस पूरी स्ट्रक्चर को एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी, मैंने पढ़ाई थी आपको, उसको क्या नाम दिया था आप लोगों ने? मसल फाइबर। अब ये जो मसल फाइबर होते हैं ना बेटा, ये टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के कैसे होते हैं सुनिएगा। मैंने आपको इससे पहले बेटा एक चैप्टर पढ़ाया था जिस चैप्टर का नाम था बेटा ब्रीदिंग इन गैसेस एक्सचेंज। आप याद करो बेटा, मैंने आपको एक ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया था, इधर तो था बेटा PO2 और इधर था बेटा सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, और बेटा मैंने यहां पर आपको तीन कर्व ड्रॉ किए थे, और मैंने आपको बताया था बेटा कॉलम मैच करना है। एक सबस्ट्रेट का नाम है HbA, एक का नाम HbF, और एक और मैंने आपको बताया था जिसका नाम होता है बेटा मायोग्लोबिन। जब बेटा मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया तो मैंने ये बात आपको बोली थी बेटा कि मसल फाइबर की जो स्ट्रक्चर होती है फंक्शनली बेटा हमारी आरबीसी से बहुत सिमिलर होती है, स्ट्रक्चरली नहीं फंक्शनली बेटा सिमिलर होती है। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपकी आरबीसी में बेटा ये पिगमेंट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता, ऐसा ही बेटा एक पिगमेंट और भी होता है जिसका नाम क्या होता है? मायोग्लोबिन। और ये जो मायोग्लोबिन होता है बेटा ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब बेटा मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मेरी एक बात आपको और बोली थी कि इस मायोग्लोबिन की एफिनिटी O2 के लिए सबसे ज्यादा होती है, और सबसे लेफ्ट साइड का बेटा ये जो कर्व था मैंने इसको नाम दिया था मायोग्लोबिन, और इससे कम बताया था आपको HbF, और सबसे लास्ट में बताया था HbA। क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? क्वेश्चन याद आए या ना आए, बट एक बात बेटा आप याद रख लीजिए कि हमारा जो मसल फाइबर होता है, इस मसल फाइबर के अंदर बेटा एक स्पेसिफिक टाइप का बेटा पिगमेंट होता है, काम वही है इसका भी, रेस्पिरेशन।
समझ रहे हो आप? हीमोग्लोबिन की तरह, लेकिन इसका नाम क्या होता है बेटा? मायोग्लोबिन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मायोग्लोबिन हम बेटा मसल फाइबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी कहती है एक ऐसा मसल फाइबर होता है जिसके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, और एक ऐसा मसल फाइबर होता है जिसके अंदर मायोग्लोबिन कम होता है। अरे बेटा मैंने बताया आपको कि मायोग्लोबिन बेटा हीमोग्लोबिन के सिमिलर होता है। रेड कलर देने वाला आरबीसी को हीमोग्लोबिन ही तो था, और इस हीमोग्लोबिन के सिमिलर कौन है? मायोग्लोबिन। तो बेटा वो मसल फाइबर जहां पर मायोग्लोबिन होता है हाई, ऐसे मसल फाइबर को आप लोग नाम देते हो रेड मसल फाइबर। और बेटा वो मसल फाइबर जहां पर होता है बेटा मायोग्लोबिन कम, ऐसे मसल फाइबर को आप लोग नाम देते हो व्हाइट मसल फाइबर। तो मसल फाइबर अलग टर्म है और मसल फिलामेंट अलग टर्म है। यूं तो मसल फाइबर भी बेटा 2 टाइप के होते हैं और मसल फिलामेंट भी 2 टाइप के होते हैं, बट दोनों का बेटा टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। अगर मैं बात करूं आपसे मसल फिलामेंट की, तो मसल फिलामेंट एक तो एक्टिन एक मायोसिन, लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मसल फाइबर होते तो ये भी 2 टाइप के हैं, लेकिन बेटा एक इनके अंदर होता है रेड मसल फाइबर और दूसरा बेटा जो फाइबर होता है उसका नाम होता है व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर और बेटा इतनी आवाज क्यों कर रखी है? दूसरा जो होता है बेटा उसका नाम होता है व्हाइट मसल फाइबर। बेटा यहां तक समझ में आ गया? मैं कंफ्यूज करूंगा आपको पेपर में फिलामेंट और फाइबर में, बट मैं उम्मीद लगाऊंगा कि 301EA का बेटा कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। और बेटा इसके किसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई किए हैं? मायोग्लोबिन के बेसिस पर। लिख लेता हूं बेटा यहां पर कि बेटा मायोग्लोबिन जहां होता है बेटा हाई, वहां पर रेड मसल फाइबर या उनको रेड मसल फाइबर बोलते हैं, और जहां पर मायोग्लोबिन होता है लेस कम होता है उनको व्हाइट मसल फाइबर बोलते हैं। अब बेटा एनसीईआरटी की अगली लाइन सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, जब बेटा मसल के अंदर जो रेस्पिरेशन करवा रहा है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, जब बेटा एक बात सोचना जरा कि व्हाइट मसल फाइबर के अंदर वो व्हाइट हुआ ही कब? जब मायोग्लोबिन क्या हो गया? कम। जब बेटा यहां पर मायोग्लोबिन नहीं है तो आप मुझे सोच के बताना, ये जो मसल फाइबर होंगे इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई रहेगा कि लो रहेगा? लो रहेगा। जब रेस्पिरेशन वाला ही नहीं, जब रेस्पिरेशन का पिगमेंट ही नहीं, तो रेस्पिरेशन के ऑर्गन का भी क्या करेंगे? समझ रहे हो ना बेटा? अरे आपने पढ़ रखा है ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसके 3 स्टेप होते हैं। मैंने भी बताया है 1-2 बार, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। क्रेब्स साइकिल और ईटीएस कहां पूरे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। यस और नो? जब बेटा सोचो ना जरा, जब ऑक्सीजन को कैरी करने वाला ही नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन का कोई सेंस भी नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन का कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनको जरूरत नहीं है। तो ना केवल बेटा व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन लेस होता है, इसके साथ साथ बेटा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? लेस होता है। नहीं आया समझ? तो सुनना बेटा अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अमाउंट में प्रेजेंट होंगी? हाई अमाउंट में। कैसे अमाउंट में प्रेजेंट होंगी? बोलो बेटा लेस अमाउंट में, या एब्सेंट या लेस। एक बात सोचना जरा बेटा, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेड मसल फाइबर के अंदर होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दो ना एक बात, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं है
तो बेटा अगर मैं आपसे एनर्जी लेवल की बात करूं तो रेड मसल फाइबर के अंदर एनर्जी लेवल कैसा होता है? हाई है। मायोग्लोबिन ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो रेस्पिरेशन होगा बेटा एरोबिक, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको पता है एटीपी बनती है 36 to 38। दैट मीन्स बेटा एनर्जी लेवल हाई किसका होता है? रेड मसल फाइबर का। नहीं आया समझ बेटा? जब यहां पर ना माइटोकॉन्ड्रिया है तो बेटा रेस्पिरेशन एनारोबिक, तो एनर्जी लेवल भी क्या होता है? यहां पर लेस होता है। एक बात और एनसीईआरटी की बहुत ही खूबसूरत सी लाइन, क्या बेटा सुनिएगा जरा, एक बात सुनना। आप सब लोगों को एक बात तो पता है कि बेटा एनर्जी लेवल लेस होता है, लेकिन एनर्जी का बेटा ये जो इंपेयरमेंट है किससे पूरा करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ओनली बेटा यहां पर एनर्जी देने वाला कौन होता है? ग्लाइकोलाइसिस। वही आरबीसी जैसा खेल हो रहा है, यस और नो? बेटा एक बात बताना मुझे जरा, अगर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा और सुना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस तो फर्मेंटेशन में भी होता है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज, मैंने वहां पर भी आपको बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस बेटा एक कॉमन स्टेप है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑटो की नीड नहीं होती है, सेल का टॉपिक है। लेकिन बेटा क्रेब्स साइकिल और ईटीएस वो किस पर डिपेंड करते हैं? O2 पर। और बेटा आप सब लोगों को पता है अगर O2 नहीं है या ऐसे कह दो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन एनारोबिक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा सिमिलर होता है फर्मेंटेशन के, और फर्मेंटेशन में बेटा एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम आप सब जानते हैं, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। तो बेटा मैं एक बात बोलूं आप लोगों से कि इन मसल फाइबर में एक फाइबर ऐसा है जहां लैक्टिक एसिड बेटा एब्सेंट होगा, और एक मसल फाइबर ऐसा है जहां लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। बताएगा मुझे कोई लैक्टिक एसिड कहां प्रेजेंट होगा? लैक्टिक एसिड वहां प्रेजेंट होगा जहां रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा। और बेटा आपने सुना और पढ़ा होगा कि स्केलेटल मसल गेट अर्ली फटीग, सडन फटीग, क्यों पता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि रेड मसल फाइबर तो बेटा बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली होते कौन है? व्हाइट मसल फाइबर। समझ रहे हो ना? और सबसे रीजन का क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाऊंगा, और ये मत कह देना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। सुनो बेटा अगला पॉइंट, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बेटा एब्सेंट होगा यहां पर, यस और नो? बट बेटा यहां पर आपका लैक्टिक एसिड क्या होगा? प्रेजेंट। और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लाइन, ड्यू टू लैक्टिक एसिड स्केलेटल मसल गेट अर्ली, या बेटा सडन फटीग बोल दो, बहुत जल्दी थक जाती है। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहे हो ना? अगर मान लो आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन यही आए बेटा कि स्केलेटल मसल गेट अर्ली फटीग, और रीजन में आ जाए ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, आंसर क्या टिक करके आओगे? ए। समझ में आ गया? और इसके अलावा कोई और भी रीजन आ गया ना, जैसे बेटा लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ए नहीं जाएगा, बी जाएगा। बात तो सही है, बट थकान का रीजन क्या है बेटा? लैक्टिक एसिड। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन आएगा बेटा, लेकिन मैं उसको इतना आसान नहीं दूंगा, क्वेश्चन को चेंज करूंगा, डिजीज से ऐड करूंगा, डिजीज से। डिजीज दी हुई है चैप्टर में, गाउट, ऑर्थराइटिस दी हुई है बेटा, माइस्थेनिया ग्रेविस, ढंग से पढ़ लेना बेटा। तो आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों मसल फाइबर में से
जाहिर सी बात है, लैक्टिक एसिड नहीं है तो उनके अंदर थकान बहुत जल्दी नहीं आती, गेट बेटा लेट फटीग इनके कंपैरिजन में। तो यहां पर बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये बेटा आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पर बेटा आपके एक मैकेनिज्म को कंप्लीट किया हुआ है जिसका नाम है क्या, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी है बेटा, उसके बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पर बेटा इन चीजों को मेंशन किया है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई परेशानी तो नहीं, एक स्पेशल पॉइंट समझ में आ गया मसल फाइबर का। मसल फिलामेंट अलग है और मसल फाइबर अलग है, ठीक है ना बेटा, गलती तो नहीं करोगे, ठीक है। आ जाओ अब इधर देखो, अगला बेटा स्पेशल पॉइंट्स, इधर ध्यान दीजिए बेटा। स्टेप आते हैं, स्टेप। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है स्टेप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा वैसे तो मैंने आपको स्टेप पढ़ा रखे हैं, लेकिन बेटा एक एग्जाम था, उसका नाम था बेटा जिपमेर। यही एनसीईआरटी थी, यही सिलेबस था और पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, लेकिन बेटा उसने थोड़ा सा एक ऑप्शन को मॉडिफाइड कर दिया। मैं चाहूंगा ना कि मेरा बच्चा किसी भी क्वेश्चन को गलत ना करे, तो देखो बेटा कौन कौन से स्टेप होते हैं सीरीज के साथ। ये सीरीज ही आती है बेटा, पूछी जाती कि सीक्वेंस है कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप था बेटा एक्साइटेशन ऑफ मसल। पता है ना बेटा, सबको पता है ना। सेकंड इवेंट के अंदर क्या हुआ था बोलो जरा मुझे। एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, हाँ कि ना। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, लेकिन उससे पहले बेटा एक इंसिडेंस हुई थी, मुझे आप बताएगा कोई बच्चा कि बेटा एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग का मतलब था एक्टिन की एक्टिव साइड से मायोसिन का हेड का बाइंड होना, यही तो था। लेकिन बेटा एक्टिन की एक्टिव साइड से मायोसिन का जब हेड बाइंड हुआ था ना, उससे पहले एक इंसिडेंस हुई थी, कोई किसी को याद है? मैंने बोला था बेटा कि बॉन्ड बनने से पहले कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। एटीपी का क्या हुआ था? ब्रेकडाउन। एनसीईआरटी ने इस टर्म को लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। और बेटा ये ऑप्शन नहीं था वहां, और बेटा ऑप्शन को बिगिंस कहां से किया? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी से। और वो देखो बेटा नीचे के और 3 स्टेप बना दिए थे, समझ गए ना। तो बेटा मैं उसी सीक्वेंस में आपको लिखा देता हूं। एक्साइटेशन ऑफ मसल, सेकेंड स्टेप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। इसके बाद बेटा थर्ड इवेंट का नाम था फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। यस और नो? लेकिन बेटा आज तक कभी ये पूछा नहीं गया, आता इसी नाम से है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, अरे कुछ तो बोल दो ना, कपलिंग। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अगला इवेंट कौन सा था? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा रोटेशन। डायरेक्शन पता है ना इसकी? कहां डायरेक्शन बोले तो रोटेशन की? कहां? अरे वो बोलो जो मैंने लिखा है, राइट फिंगर टर्निंग। अरे यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरे को लैंग्वेज बोलो ना जो लिखाई है मैंने वो। चलो इधर देखो, रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है बोलो बेटा? कंट्रैक्शन। और बेटा सबसे लास्ट में जो इवेंट होता है उसका नाम होता है रिलैक्सेशन। ये बेटा सीरीज से फॉलो होंगे, सीक्वेंस के साथ फॉलो होंगे। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को हो तो मेरे को बता दो बेटा, नोट कर ले।
तो बेटा ठीक है क्या बेटा? नोट कर ले बेटा, कोई बात नहीं, फीवर दूर हो जाएगा। नहीं, यहां तक नोट किया सबने? अब सुनो बेटा, अगला स्पेशल पॉइंट्स वो कौन सा है बेटा? जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना इस वाले चैप्टर को, तो उसमें इनडायरेक्ट वे में ना दो चीज मेंशन की हुई है, सुनो ना। एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और एक वर्ड होता है बेटा रेगुलेटिंग प्रोटीन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में टू टाइप की प्रोटीन वर्क करती हैं, एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और एक होती है रेगुलेटिंग प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बेटा उनको बोलते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती हैं। एक का नाम होता है एक्टिन और एक का नाम होता है मायोसिन। लेकिन बेटा जो रेगुलेटिंग प्रोटीन होती है उनमें बेटा एक तो आपका होता है ट्रोपोमायोसिन और एक होता है ट्रोपोनिन। क्योंकि याद करो ट्रोपोमायोसिन पर मैंने बताया था ना बेटा पूरी कंप्लीट लेंथ में प्रेजेंट होता है, उस पर बेटा हर एक इंटरवल में कौन प्रेजेंट होता है? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट नहीं तो बेटा मास की होता है एक्टिव साइट को। तो दोनों क्वेश्चन को इंडिविजुअल याद रखना, मैं लिखा देता हूं, इधर सुनो। अगला स्पेशल पॉइंट्स बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और बेटा रेगुलेटिंग प्रोटीन। पूरा चैप्टर एक साइड, स्पेशल पॉइंट्स एक साइड। मेन कौन होता है? एक्टिन की मायोसिन। बता रखा है मैंने, फोड़ के पटक दूंगा। ठीक है बेटा। और रेगुलेटिंग में कौन कौन सी आती है? ट्रोपोमायोसिन और बेटा एक और होती है जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन। कोई दिक्कत बेटा किसी को? बोल लो जरा। नहीं। और वो पॉइंट मैंने आपको लिखा रखा है ना बेटा कि ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल फिलामेंट जो होते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है? अनचेंज्ड। अरे लेंथ चेंज हुई थी क्या? उनके बीच की दूरी कम करी थी हमने, लिखा रखा है ना बेटा। एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट सोच भी नहीं सकते आप लोग। आप क्या बेटा एनसीईआरटी लेकिन कहती है, बट कोई ध्यान नहीं देता। बताऊंगा क्या कहती है, देखो। लेकिन इस वाले चैप्टर में नहीं कहती, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहती है, इसमें भी कहती है। एक इवेंट को तो एनसीईआरटी में बता देती है। न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन मैं आपको यहीं पर कर देता हूं। देखो इधर सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मसल का आपने मैकेनिज्म पढ़ा क्या बेटा? मसल का एक बेटा जो इवेंट था इसका नाम था कॉन्ट्रैक्शन। था कि नहीं था? और मसल का बेटा एक इवेंट था बेटा रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन बेटा कैसा प्रोसेस है? बहुत आसान सी बात है, सब जानते हैं। एक्टिव की पैसिव, भूल गए बेटा? एक्टिव एनर्जी भी थी ना, मायोसिन का हेड वेड बाइंड हुआ था। कितनी आसान सी बात है। किसकी नीड होती है बेटा? और रिलैक्सेशन को भी आप सब जानते हैं। बोलो बेटा कैसे? बोलो ना, अरे बोल दो कैसे? अब आप लोग अगर ये सोच के आंसर दे रहे हैं कि रविंद्र ने क्वेश्चन लिखा है तो जो हम सोच रहे हैं वो तो हो ही नहीं सकता, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो सच है बेटा।
हकीकत में मसल का चाहे बेटा कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे बेटा मसल का रिलैक्सेशन हो, दोनों के अंदर एटीपी खर्च होती है और दोनों के दोनों प्रोसेस ही कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। लाइन आएगी और बेटा अब की बार तो बच गए, 50-60 जो भी कुछ आए, बदकिस्मती से लोकोमोशन मूवमेंट्स का और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगर पेपर बनाने के लिए दिया, ऐसा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करूंगा कि जीरो का साथ कभी जीरो नहीं छोड़ेगी। समझ रहे हो ना? इसके साथ एक और निभा सकता है, अप टू -20। और मेरे से किसी ने बोल दिया कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो फिर दिक्कत हो जानी है। बेटा मैं बताऊंगा, देखो, और आप खुद को समझा दूंगा कि रिलैक्सेशन क्यों एक्टिव प्रोसेस है। ये भी बेटा एक्टिव ही होता है और इसके लिए भी बेटा किसकी नीड पड़ती है, एनर्जी की। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, कॉन्सेप्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस का मैकेनिज्म न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, और ट्यूशन बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स का। सुनो जरा, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ था, जब एसिटाइल कोलिन आया था। जो सार्कोप्लाज्मा थी, सार्कोलेमा थी बेटा, उसकी परमेबिलिटी डिस्टर्ब हुई थी और Na+ का क्या हुआ था, इनफ्लक्स। याद है आपको? अगर आपको रिलैक्सेशन करवाना है, दैट मीन्स एसिटाइल कोलिन रिलीज रुक जाता है। Na+ जो इनफ्लक्स हुआ था वो वापस कहां से, मसल फाइबर से कहां जाएगा, ब्लड के अंदर। इनफ्लक्स ऑफ Na+ होगा। अरे बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, याद करो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। मैंने बोला था बेटा, एक क्लोराइड आयन, एक बाइकार्बोनेट आयन और एक H2O, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए केवल एनर्जी खर्च नहीं होती, इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में कोई भी मिनरल्स हो, वो बिना बेटा एनर्जी के कभी ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं है। याद है ना आपको? और रिलैक्सेशन में Na+ बाहर तो जाएगा, क्या बिना एनर्जी के जाएगा? नहीं जाएगा। और Ca+2 जो जकड़ के पड़ा था ट्रोपोनिन C को, वो भी वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, क्या बिना एनर्जी के जाएगा? नहीं जाएगा। सुन रहे हो ना बेटा? तो इस बात को अपने मन में बिठा लो। मैं ट्यूशन दूंगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ए एक्टिव प्रोसेस बट मसल रिलैक्सेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। और आई एम श्योर 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट डिसाइड 301 AIR बैच टिक करके आएंगे इसको, ऑप्शन को। लेकिन उनको जो मार्किंग मिलने वाली है वो +4 नहीं, वो कौन सी मिलने वाली है, -1। और फिर बोलेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी। ना बेटा, और मैं आपको प्रूफ कर दूं, आप सब लोग 11th क्लास पढ़ चुके हैं और आप सब ने न्यूरॉन का मैकेनिज्म पढ़ा होगा। और न्यूरॉन के मैकेनिज्म में आपने 3 स्टेप पढ़े होंगे, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। जब आपने पोलराइजेशन पढ़ा था तो आपने यह पढ़ा होगा कि पोलराइजेशन में न्यूरॉन के अंदर -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल होता है, पढ़ा था ना ऐसा? और उसको मेंटेन करने वाला होता है सोडियम पोटेशियम पंप। मतलब जब बेटा न्यूरॉन आपका रिलैक्स था, पोलराइज था, तब भी उसके अंदर पंप एक्टिव थे। और मैं कितनी बार बोला हूं बेटा कि मसल फाइबर और न्यूरॉन की मैकेनिज्म एक जैसी तो होती है, वही एक्शन पोटेंशियल यहां, वही पोलराइजेशन यहां, वही डिपोलराइजेशन यहां, वही रिपोलराइजेशन यहां। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस बात को आप याद रखना बेटा, चाहे मसल का कॉन्ट्रैक्शन है,
चाहे बेटा मसल का रिलैक्सेशन हो, दोनों के दोनों एक्टिव प्रोसेस होते हैं, पैसिव प्रोसेस नहीं होते। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ तो नहीं यहां तक, कोई परेशानी तो नहीं यहां तक? अच्छे से पढ़ लेना। तो क्या बस बेटा 3000 दवाइयों के नाम याद रख सकता हूं तो 10-5 बच्चों को याद नहीं रख सकता? कर सकता हूं। है तो बेटा सुनो, मैं आपको रोकता टोकता नहीं, लेकिन मुझे पता सबको रहता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। फैजान भी आजकल खूब छुट्टी मारने लगा है। वो तो बेटा तेरे को पता है मारी कि नहीं मारी छुट्टी, है ना। अब बेटा घर से चला होगा, यहां नहीं पहुंचा, रास्ते में कहीं वो ब्रेकर मिल गया होगा, चलो आज यही ठहर लेते हैं। नहीं चलो बेटा कोई बात नहीं, यहां तो कोई तकलीफ है किसी को? अब सुनो बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि मैं बॉल को एक मेरे तरीके से और पढ़ाऊंगा। एक मैंने आपको तरीका बताया था कि इस वाले चैप्टर में ना 4 वर्ड बहुत घूमते हैं बोन के बारे में। फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इर्रेगुलर बोन, इन्होंने अति कर रखी है। और मैंने बोला था बेटा घबराना मत, मैं उनको एक साथ आपको पढ़ाऊंगा और एक साथ देखो मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा। रुक जाओ आप, कैसे करूंगा इधर देखो, पहले बोन के नाम देख लो आप, है ना, क्योंकि स्टेप के बेसिस पर बेटा ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा। बोन जो होती है ना बेटा, इनको मैं थोड़ा सा क्लासिफाई कर रहा हूं। ये क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन ये वर्ड सारे दिए हुए हैं और हर एक बोन के बारे में दिए हुए हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा फ्लैट बोन कौन कौन सी है हमारे स्केलेटन में। इसके बाद बेटा मैं आपको डिस्कस करूंगा कि लॉन्ग बोन कौन कौन सी हैं, और लॉन्ग बोन के बाद बेटा मैं आपको डिस्कस करूंगा कि शॉर्ट बोन कौन सी हैं, और शॉर्ट बोन पढ़ाने के बाद फिर मैं बोलूंगा बेटा इर्रेगुलर बोन। सिस्टेमॉइड को बेटा सबसे लास्ट में बता दूंगा, वैसे आपने पढ़ रखा है। अगर बेटा मैं फ्लैट बोन की बात करूं आपसे, तो फ्लैट बोन के अंदर अंदर कौन आता है बेटा? सुनना, फ्लैट बोन के अंदर एक तो आपका आता है बेटा स्कल। स्कल का मतलब समझ गए? क्रेनियल बोन, फेसियल बोन, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथेमोइड, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेटिक, कोई भी बोन आ जाए, कौन सी बोन है बेटा? ये फ्लैट बोन। ठीक है बेटा। इसके अलावा फ्लैट बोन के अंदर एक कौन सी बोन भी आती है? आपकी स्कैपुला। इसके अलावा बेटा फ्लैट बोन के अंदर आपकी बेटा कौन सी बोन भी आती है? स्टर्नम। फ्लैट बोन के अंदर बेटा कौन भी आती है? बोलो आपकी हिप्स। समझ रहे हो आप? और इसके अलावा बेटा फ्लैट बोन के अंदर आपकी आती है बेटा कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन का मतलब समझ रहे हैं आप? कॉक्सल बोन का मतलब होता है बेटा हिप बोन। बोले तो इलियम, इशियम और प्यूबिस। बेटा क्लासिफिकेशन बोन का और फंक्शन स्केलेटन सिस्टम का। बेटा आप मुझे एक बात बताना, मैं आपको 2 फंक्शन बोल रहा हूं। क्वेश्चन टफ नहीं है, एनसीईआरटी का ही है, लेकिन बहुत दिक्कत खड़ी कर देगा। मैंने आपको बेटा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन बताए थे। एक मैंने बताया था बेटा प्रोटेक्शन टू विसरल ऑर्गन, और एक मैंने फंक्शन ये भी बताया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। बताया था ना, वेट बियरिंग, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। बेटा फ्लैट बोन का फंक्शन बताओगे मुझे ढंग से? कोई फ्लैट बोन प्रोटेक्शन। एक फ्लैट बोन ऐसी नहीं है आपकी जो लोकोमोशन और मूवमेंट्स में हेल्प कर रही हो। स्कल के अंदर ब्रेन से होता है, स्टर्नम रिब्स के अंदर हार्ट,
लंग सेफ है। समझ लो ना बेटा। तो याद रखना, फ्लैट बोन का फंक्शन मत बोलना बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। फ्लैट बोन का फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन। टू विसरल ऑर्गन। समझ में आ गया बेटा? अच्छे से समझ रहे हो ना? ये फंक्शन भी एनसीईआरटी में है और फ्लैट बोन भी एनसीईआरटी में है, लेकिन उनको डिस्टर्ब किया हुआ है बेटा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? मैं ट्यूशन मिक्स करके दूंगा। पता कैसे? कि बेटा पहले तो बच्चा यही बता दे, वो बहुत बड़ी बात है कि टेम्पोरल बोन कंसिडर्ड एज ए फ्लैट बोन। फंक्शन तो बाद में बताएगा। समझ लो ना? बट बेटा मैंने बता रखा है, एक साथ मैंने कंबाइन करा दिया कि स्कल, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स और कॉक्सल बोन, ये बेटा हमारी स्केलेटन की कौन सी बोन होती है? फ्लैट बोन। ठीक है बेटा। इसके बाद आप आ जाइए लॉन्ग बोन पर। लॉन्ग बोन के अंदर बेटा एक बोन आती है आपकी जिसका नाम होता है बेटा क्लेविकल। कॉलर बोन कौन बेटा? क्लेविकल। लॉन्ग बोन है बेटा। इसके बाद लॉन्ग बोन के अंदर आपका आता है, बोलो बेटा कौन सा लिंब? अपर लिंब। अपर लिंब में कौन कौन से पार्ट बेटा ध्यान से सुनना। अपर लिंब की कौन कौन सी बोन होंगी? एक का नाम होता है बेटा ह्यूमरस, लॉन्ग बोन है। इसके बाद होंगी बेटा रेडियस और अल्ना, लॉन्ग बोन है। पाम के अंदर कौन सी बोन है ये? मेटाकार्पल्स। और बेटा फिंगर के अंदर कौन? पैलेंजिस। सबकी सब कैसी बोन होती है? बोलो बेटा लॉन्ग बोन। एक बोन को छोड़ दिया है मैंने, कार्पल्स को। कार्पल्स ट्यूब लाइक होती है बेटा, बहुत छोटी होती है, शॉर्ट बोन के अंदर आती है। समझ में आ गया? कार्पल्स देखोगे ना तो मान लिखा हुआ है शॉर्ट बोन। ठीक है ना बेटा? हल्के में मत लेना है वर्डों को आप, पेपर को दिक्कत खड़ी कर देगा, फिर परेशानी आएगी बेटा, है ना? चलो देखो इधर, आप उसको दुखी तो नहीं है ना? पक्की बात है ना बेटा? डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक तो है? आंखें क्यों निकाल रहे हो? है फीवर की वजह से? चलो इधर देखो, अगला देखते हैं बेटा। किसकी बोन? बोलो बेटा लोअर लिम्ब की बोन। लोअर लिम्ब के अंदर बेटा एक बोन होती है, उसका नाम होता है फीमर। एक का नाम बेटा टिबिया, एक का नाम बेटा फिबुला। जानते हो ना? मेटाटार्सल्स और मेटाटार्सल्स के अलावा बेटा कौन? पैलेंजिस। बेटा मुझे एक बात बताओ, आपने फंक्शन पढ़ा था ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। हकीकत में बेटा वो जो लोकोमोशन और मूवमेंट जो फंक्शन होता है ना, वो लॉन्ग बोन का ही होता है। किसी का भी फंक्शन देख लो, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, लोकोमोशन मूवमेंट के लिए तो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके अलावा बेटा वेट बियरिंग के लिए भी होते हैं। तो बेटा फ्लैट बोन का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन टू विसरल ऑर्गन, और बेटा लॉन्ग बोन का फंक्शन बेटा आप नीचे लिख लेना कि बेटा एक तो होता है वेट बियरिंग, और इसके अलावा बेटा लोकोमोशन, और लोकोमोशन के अलावा कौन? बोलो बेटा मूवमेंट्स। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी? अब आगे चलना। अगला रह गया बेटा आपका शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन के अंदर बेटा एक बोन तो आपकी आती है कार्पल्स, और एक बोन आती है, बोलो बेटा कौन सी? टार्सल्स।
एक क्वेश्चन दो आपको है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, शॉर्ट बोन। आउट ऑफ एनसीईआरटी मत कह देना ना ना। अरे बिटवीन कार्पस, बिटवीन टार्सस ग्लाइडिंग जॉइंट ही तो था, पता है ना सबको, गलती ना बेटा। ये जो बोन होती है ना बेटा बहुत शॉर्ट होती है, क्यूब लाइक होती है, ऐसे क्यूब लाइक बोन होती है। और बेटा कौन सा ज्वाइंट होता है यहां पर, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे। और उसके अलावा बेटा इरेगुलर बोन के अंदर जो बोन आती है ओनली और ओनली इनका नाम होता है बेटा वर्टिब्रा। ठीक है बेटा जी। बेटा आपकी बॉडी में इरेगुलर बोन का नंबर कितना है, इरेगुलर बोन का नंबर कितना है, 26। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम में जब वर्टिब्रा को लिखा हुआ है ना तो लिखा हुआ है इरेगुलर स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में, इतने ट्यूशंस घुमाऊंगा ना इस चार्ट पे दिक्कत आएगी, लेकिन बेटा आप अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप तैयार रहना बस क्वेश्चन के लिए। एक बात और पूछूं आपसे, प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड किसका फंक्शन है, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन। समझ में आ गया। आउट ऑफ एनसीईआरटी नो, इन एनसीईआरटी पेज और पैराग्राफ लिख के दूंगा, ठीक रहेगा। फिर यहां तक बेटा कोई दिक्कत हो तो मेरे को बोलो अभी जल्दी से। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है कि एक चैप्टर एक साइड पूरा और ये अकेला चार्ट एक साइड। आपके किसी भी ट्यूशन को बेटा किसी भी हद तक कहीं भी गलत करवा देगा ये, लेकिन आपने अगर एक चार्ट को ढंग से पढ़ लिया ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि बेटा आप लोग क्वेश्चंस को कभी गलत भी करोगे। सिस्टम और बोन तो बेटा मैंने आपको पढ़ा रखी है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर मैंने बोला था बेटा एक तो पटेला होता है और एक पिसी फॉर्म होती है। पटेला को याद रख लेना, पिसी फॉर्म का खाली नाम याद रख लेना बेटा। कोई तकलीफ किसी को, कोई परेशानी किसी को, इसके बाद बेटा इस चैप्टर के अंदर आते हैं डिसऑर्डर, डिजीज पढ़ा है बेटा। सुनो इधर कौन कौन सी डिजीज है बेटा। सबसे पहली डिजीज बेटा जिसको मैं शुरू कर रहा हूं उसका नाम है बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस। देखो बेटा क्या होता है इस माइस्थेनिया ग्रेविस में, इधर ध्यान से सुनना बेटा। एक बात तो मैं ये बता दूं कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब समझते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम की बेटा कमी से ही हो जाता है। ये बाहर से कोई एंटीजन नहीं आता, हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर ही बेटा कोई ना कोई फॉल्ट हो जाता है और ये डिजीज होती है। कैसे होता है सुनना। इसमें क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में बेटा, आप सब लोगों को पता है कि मैंने आपको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाई थी जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं और इसका नाम था बेटा मसल फाइबर। जानते हो ना बेटा। इस मसल फाइबर पर बेटा रिसेप्टर होते हैं और ये बेटा जो रिसेप्टर होते हैं ये होते हैं बेटा आपके एसीएच रिसेप्टर। मतलब ये किसके लिए बने हैं बोलो बेटा, एसिटाइल कोलिन के लिए। ये जो रिसेप्टर होते हैं बेटा एसीएच रिसेप्टर,
यहां पर बेटा बाइंड कौन होता है? एसिटाइल कोलिन। तो ये तो बेटा Na+ का इन्फ्लक्स हुआ था, याद है ना आपको। लेकिन होता क्या है बेटा, हमारे इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई कमी हो जाती है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है बेटा, इधर ध्यान से सुनना, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इससे बेटा कुछ एंटीबॉडी बनती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज होती है बेटा ये बाइंड कर जाती हैं इस रिसेप्टर के साथ। एंटीबॉडीज बाइंड विद ACH रिसेप्टर। सुनो बेटा, अब क्या होता है जब एंटीबॉडी बाइंड करेगी रिसेप्टर के साथ, या तो बेटा ये रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती तो क्या अब इन रिसेप्टर से बेटा एसिटाइल कोलिन बाइंड हो पाएगा? नहीं, एसिटाइल कोलिन बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा? नहीं होगा। इस डिजीज का नाम होता है बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस। क्वेश्चन ये पूछा गया है अब तक कि माइस्थेनिया ग्रेविस कैसी डिजीज है? ऑटोइम्यून डिजीज है। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो किसके अगेंस्ट बनती है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट। समझ में आ गया बेटा? तो जब बेटा ये बाइंड कर गए एंटीबॉडी जिससे, तो बेटा नो फ्री ACH रिसेप्टर। जब कोई फ्री नहीं रहा तो बेटा नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? तो बेटा ये पहली डिजीज जिसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। एक और बेटा ऑटोइम्यून डिजीज है जिसका नाम है बेटा ऑर्थराइटिस। वो भी दी हुई है एनसीईआरटी में, अभी उसको देखते हैं बेटा ऑर्थराइटिस को। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? सुनो इधर देखो, सेकंड बेटा डिजीज ऑर्थराइटिस। बेटा देखो दो टर्म आ रही है ऑर्थराइटिस। मैंने बताया था ऑर्थो का मतलब जॉइंट्स, और आइटिस वर्ड का मतलब आप लोग सब जानते हो, इन्फ्लामेशन। समझ लो बेटा, जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है ना बेटा, तो क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, एक बात तो बेटा स्टिफ हो जाते हैं, पेन होता है, और बेटा जो बोन होती है ना तो रिग्रेस होने लग जाती है। कैसे बेटा? सुनना, इसके अंदर क्या होता है। ये जो आर्थराइटिस है, मैंने आपको बताया था बेटा, ये एक बोन साइनोवियल जॉइंट बेटा मैं बना रहा हूं आपको। ये भी बेटा एक बोन, और मैंने बताया था बेटा कि दोनों की दोनों जो बोन होती है ना, ये बेटा कौन सी मेम्ब्रेन थी? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बेटा जो फ्लूइड रहता है उसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है बोलो ना? साइनोवियल फ्लूइड। क्या होता है बेटा? देखो इधर, यहां पर लिख देता हूं, ये भी कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या ऑटो इम्यून डिजीज है बेटा। इसमें क्या रहता है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, एंटीबॉडीज बनती है बेटा अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बेटा एंटीबॉडी बनती है। ये साइनोवियल फ्लूइड नहीं बना पाती, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो जॉइंट स्टिफ हो जाएगा।
कार्टिलेज यहां से रप्चर हो जाएगी, कंटिन्यू पेन होगा और जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा। इस डिजीज का नाम क्या है बोलो बेटा? आर्थराइटिस। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अगली जो डिजीज है उसका नाम है बेटा गाउट डिजीज। चेंज करो वापस। सुनो बेटा इधर देखो, जल्दी से खत्म कर लो यार, फिर हो गया। बेटा स्कूटी जितनी तेज भगाते हो पेन को भी भगा लिया करो। बिना हेलमेट के सुनो, अगला बेटा कौन सी डिजीज है? गाउट। सुनो बेटा, अरे सुनो ना, गाउट डिजीज में भी क्या होता है? ध्यान सुनना, जो ज्वाइंट्स होते हैं ना बेटा, इनमें इंफ्लामेशन होती है। लेकिन इंफ्लामेशन का बेटा रीजन है ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है बेटा। ज्वाइंट्स के बीच में डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। ले बेटा तेरा दिल खुश कर, क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड, इनका बेटा डिपोजिशन हो जाता है। इनका डिपोजिशन होगा, काम तो वही होगा कि कार्टिलेज है वो रप्चर होने लगेगी, जॉइंट स्टिफ होगा, इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा। ये गाउट है बेटा। गाउट और आर्थराइटिस दोनों के सिम्टम एग्जिस्ट हैं, पर दोनों का कॉज अलग अलग है। आर्थराइटिस बेटा ऑटोइम्यून डिजीज है और गाउट बेटा किससे हो रही है? ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी डिजीज, उसका नाम है बेटा टिटेनी। कब होता है बेटा टिटेनी में? एक बता दो, टिटेनी कैसे कहते किसको है? क्या? रैपिड एंड इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो इंसाइट्री कितना पागल बना हुआ है बेटा। टिटेनी के अंदर पता क्या रहता है? मतलब जो बॉडी होती है ना उसमें बेटा इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, इधर उधर हाथ पैर फेंक रहा है। यहां क्या बोलते हैं इस बीमारी को? यहाँ की लोकल लैंग्वेज में है मिर्गी बोलते ना, मिर्गी। हाँ चलो इधर देखो। अब बेटा ये क्यों होता है? इधर ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी कहती है कि बेटा लो लेवल ऑफ Ca+2 इन ब्लड, जब बेटा सुनो ना इधर, जब कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है। अब आपको बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही है? सुनो ना, आपको ऐसा नहीं लग रहा है एनसीईआरटी पागल बना रही है आपको? यार कैल्शियम तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, और कैल्शियम का लेवल हो रहा है लो और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो रहा है? रैपिड। गलत बात है ना? एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा ही होता है। मैं बता देता हूं आपको ना बेटा कैसे क्यों होता है ऐसा। सुनो इधर देखो, दो डिजीज है बेटा, एक गॉइटर और एक टिटेनी। ये दोनों देखने में बिल्कुल अपोजिट लगती है। पता है कैसे? आयोडीन का लेवल कम हो रहा है और थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो रही है। बेकार सी बात है ना? कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है और मसल कॉन्ट्रैक्शन रैपिड हो रहा है। ऐसा क्यों बेटा? मैं आपको बताता हूं, सुनना। हकीकत में बेटा टिटेनी जो है ना, ये स्केलेटन की डिजीज नहीं है। टिटेनी बेटा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज होती है। होता क्या है बेटा? मैं आपको बताऊंगा, सुनना बेटा। इधर सुनो मेरी बात। एक इंसान के ब्लड में बेटा
कैल्शियम का लेवल लो हो गया। कैसे हुआ? वो कैल्शियम रिच सोर्स यूज में नहीं ले रहा, कॉलीफ्लावर नहीं ले रहा, पनीर नहीं खा रहा, मिल्क नहीं इंटेक कर रहा, एग वगैरह नहीं कोई खा पा रहा, तो कैल्शियम बेटा इंटेक नहीं कर रहा वो। तो कैल्शियम का बेटा जो कमी हुआ है ना, इसको बेटा एक हद तक पूरा करता है आपका हार्मोन, उसका नाम होता है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। लेकिन बेटा पैराथायराइड हार्मोन भी जब कैल्शियम की कमी को पूरा नहीं कर पाता, तो बेटा हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है? कम। और कैल्शियम का लेवल कम है, बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं सकता। बेटा सुनो ना एक सेकंड, मत डिस्टर्ब करो क्लास को। कैल्शियम का लेवल बेटा हो गया ब्लड में कम, तो बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है। तो बेटा हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, इस ब्रेन के अंदर से कैल्शियम उस कमी को पूरा करने के लिए निकलने की कोशिश करता है, और हमारे ब्रेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस Ca+2 का इनफ्लक्स होता है। अब उस इनफ्लक्स से बेटा जितने भी न्यूरॉन होते हैं हमारे, वो डिपोलराइज हो जाते हैं। और आपको पता है ना, स्केलेटल मसल्स आल्सो वॉलंटरी मसल, कंट्रोल तो ब्रेन से होती है, समझ रहे हो ना बेटा? तो इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमारी बॉडी में तो कैल्शियम की कमी है, बट उस कमी को पूरा करना कौन चाह रहा है? ब्रेन। और वहां पर कैल्शियम का और सोडियम का बहुत ज्यादा बेटा इफ्लक्स होता है, न्यूरॉन डिपोलराइज हो जाते हैं। डिपोलराइजेशन का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन, पता है ना आपको बेटा? तो यहां दिमाग मत लगाना और ये सोचो कहीं की हाई लेवल होना चाहिए था ना बेटा, लो लेवल पर ही होता है ऐसा। वैसे एक बात और बता दूं, हमें जब आप पढ़ोगे टिटेनी 2 टाइप की होती है, एक होती है हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी, एक होती है हाइपरकैल्शियमिक टिटेनी। कैल्शियम चाहे कम हो चाहे कैल्शियम ज्यादा हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा? रैपिड। क्वेश्चन आएगा टेस्ट पेपर में, समझ रहे हो ना? मैं क्वेश्चन दूंगा, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन रैपिड, एंड ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लो। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। लग रहा है ना करेक्ट जैसा? -1 मिल जाएगा बेटा। इस बात को याद रख लो, यहां चाहे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो चाहे कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन दोनों कंडीशन में कैसा होगा? रैपिड होगा। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है, लिख लो इस बात को, अभी लिखा देता हूं, यहीं पर लिखा दूं। दवाई देते हैं, बेंजोडाइजापिन, मॉर्फिन, कोडिन, स्मैक, जितने भी नशा की दवाई है ना, ओपियोइड्स, गाबापेंटिन, ये हाइपर पोलराइजेशन करवा देती है। सुन लो, वो ये है बेटा, चाहे बेटा हाई लेवल हो चाहे लो लेवल हो कैल्शियम का, दोनों कंडीशन में रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा जी, बोल तो नहीं जाओगे इस बात को? क्वेश्चन आएगा ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में। और बेटा कामरान क्या हाल है? तो बढ़िया, वो बैच चेंज करके इधर आ गया, तेरा सुपड़ा साफ उड़ा देता नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में लिखा हुआ है एज रिलेटेड डिजीज है ना, लेकिन आपको नहीं होती है, ये फीमेल को होती है केवल, ठीक है ना? फीमेल को होती है ऑस्टियोपोरोसिस, मेल को नहीं होता, केवल को। अगली डिजीज देखो बेटा, उसका नाम है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। देखो बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है
ऑस्टियो मतलब बोन, पोरेसिस का मतलब पोर। तो बेटा एक बात लिख देता हूं, एज रिलेटेड डिजीज है बेटा। इस डिजीज को मैं 3 चैप्टरों में पढ़ाऊंगा। एज रिलेटेड का मतलब होता है बेटा जब मेनोपॉज हो जाता है ना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है फीमेल के अंदर, तो बेटा उनमें एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। और एस्ट्रोजन भी जो होता है ना बेटा, वो कैल्शियम रेगुलेशन बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन के रहते रहते बेटा कभी पीटीएच कम नहीं होता, सॉरी कैल्सिटोनिन कम नहीं होता। और कैल्सिटोनिन कम नहीं होता ना बेटा, तो वो तो क्या करता है, पीटीएच के अपोजिट वर्क करता है। दो हार्मोन होते हैं, एक का नाम होता है पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, और एक होता है बेटा कैल्सिटोनिन। पीटीएच बोन पर अटैक करके बोन को रिग्रेस करता है, कैल्सिटोनिन से रोकता है, भाई रुक जा बोन के अंदर तोड़ हो जाएगा, रुक जा। अब बेटा ये बीमारी सबको होनी है, इसकी कोई मेडिसिन, इसका कोई ट्रीटमेंट क्या है ना, कैल्शियम की टैबलेट लो, मिल्क वगैरह लो, कैल्शियम रिच सोर्स यूज करो, कोई पैसा वैसा खर्च मत करो, ये सबको होना है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बता दिया, मैं रहूं ना रहूं बेटा जिंदगी में आपके काम आएगा। वैसे डॉक्टर साहब तो आप बन ही जाओगे, बट आपके घर में किसी को ऐसा कुछ होता है ना, जिसका एज 50 है, 55 है, 60 है, पेन हो रहा है, एमआरआई में पैसा खर्च कर रहे हैं, कभी किसी में तो बेटा ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज रिलेटेड डिजीज होती है। इसके बाद सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कैल्शियम रिच सोर्स यूज में लो जितना हो सके, ठीक है। क्या होता है बेटा इसमें, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं बेटा, कि ये जो बोन होती है, ये बेटा रिग्रेस हो जाती है। जब ये बोन रिग्रेस होती है ना, तो इससे क्या होता है बेटा, ये जो बोन होती है ना, इनमें बेटा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पोर फॉर्मेशन। और बेटा जब ये होता है ना, तो इससे बोन वीक भी हो जाती है, और बोन वीक होती है जो होती है, इसके साथ साथ बेटा इस बोन के अंदर क्या भी होता है, पेन भी होता है। जरा सी चोट लगी, गिर गई, हड्डी टूट गई, थोड़ा सा बेटा चोट लगने से हड्डी टूट जाती है। बस इसका रीजन बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको, बता भी दूं चलो थोड़ा सा। कब होता है बेटा ये डिजीज, जब हमारी बॉडी में पीटीएच हार्मोन जो होता है, पैराथायराइड हार्मोन, वो बेटा उसका लेवल कैसा हो जाए, हाई। और बेटा एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, इस हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, बोलो बेटा लो। क्योंकि ये जो कैल्सिटोनिन होता है ना बेटा, हकीकत में बता दूं, यही बोन पर अटैक करता है और बोन को रिग्रेस करवाता है। अब बेटा अटैक क्यों करता है, इसकी भी मजबूरी है। जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो बेटा उस ब्लड के अंदर कैल्शियम पूरा करने के लिए काम करता है बेचारा, तो इसलिए बेटा कैल्शियम को इंटेक कर लिया करो। वो लोग तुम जो स्लेट पेंसिल वेंसिल खाते हो ना, वो इसलिए खाते हो बेटा कि तुम्हारे कैल्शियम का लेवल कम होता है, उसका ये भी ट्रीटमेंट है कि उसको खाने का जब दिल किया करे, तो बेटा थोड़ा बहुत मिल्क को ले लिया करो, दूध पी लिया करो, है ना, तो उसका दिल नहीं करेगा आपको खाने का, बिकॉज कैल्शियम का बेटा सप्लाई पूरा हो जाता है, इनटेक पूरा हो जाता है, ठीक है ना। कोई और डिजीज है बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कुछ ना है बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मसल के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, अरे बेटा डिस्ट्रॉफी तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, वीक हो जाती है? क्यों, बोलो ना। अच्छा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मेन वो क्या है, फीचर क्या होता है इसमें, क्या बेटा, क्यों नहीं करती, वो तो बता ही दिया ना उसने, क्यों, बोलो ना बेटा, ये भी कैल्शियम की कमी से होता है, समझ रहे हो ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेटा हाइपोकैल्सीमिया,
बेटा ब्लड, ब्लड के अंदर हो गया लो लेवल ऑफ Ca+2। ये जब होता है बेटा तो जो मसल है इसका बेटा जो फंक्शन है, पहली बात तो बेटा ये इफेक्टेड होता है क्योंकि सीवियर बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा कॉन्टिन्यू बिना वजह के हो रहा है तो बेटा एक तो मसल कैसी हो जाती है, वीक, और दूसरा बेटा मसल के अंदर क्या भी होता है, पहले इनलार्जमेंट, और इनलार्जमेंट होकर बेटा मसल फाइबर क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय। और बेटा ये जो डिजीज है इसका नाम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेटा मसल का जो स्टेट है ना, साइज सब कुछ बिगड़ जाता है। डिस्ट्रॉफी का बेटा मेनली मतलब मीनिंग यही होता है कि फंक्शन, साइज, साइज तीनों इफेक्टेड होते हैं। मसल फंक्शन भी लिख दिया, यहां पे लिख देता हूं बेटा शेप भी और मसल की साइज भी, हर एक चीज बेटा इफेक्टेड होती है। सुनो बेटा इधर, अब मेरे हिसाब से चैप्टर का हो गया समापन, ठीक है बेटा।